अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड्स राइट की। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग को जो है अपने एनिमल्स के अंदर उनकी बेहतरी के लिए, उनसे बीमारियां भगाने के लिए, उनके अंदर कोई डिफरेंट किस्म के मसाइल आ रहे हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए उनसे ब्रीड जो फर्दर आपने लेनी है, यानी कि उनसे आने वाले बच्चे, उनसे आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो अपने माँ बाप से बेहतर आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब जेनेटिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं पिछली वीडियोस में बयान कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी तारीफ बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स के बारे में बताया था, फिर इन आउट और बुल ब्रीडिंग के बारे में बताया था, और उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको वीडियोज़ के अंदर जो है कुछ मिसालें दे के समझाया था कि किस तरीके से आप जो है वो उनको देख के उनको समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रोसेसेस जो है ना वो इन्वॉल्व हुए हैं, जिसके बाद आपने जेनेटिकल इंजीनियरिंग को कारआमद बनाया है। ठीक है ना। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करके अपने जानवरों को बेहतर बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो पर जाने से पहले बताता चलूँ कि ये जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कोई भी दुनिया के अंदर बंदा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि यार ये इसके अपने घर की ब्रीड है, ये इसकी अपनी ब्रीड है, और वो उसके बड़े पैसे चार्ज कर रहा होता है, और आप लोगों को भी पता होता है कि यार ये फिजिकली भी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा इनको मेडिकली कोई इशू भी नहीं आता, और मुख्तलिफ किस्म की इसकी जो क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो चुका होता है क्योंकि या तो उसके बाय लक खुद ब खुद जेनेटिकल इंजीनियरिंग उसके जो है ना झोली में आके गिर जाती है और उससे हो जाती है, या फिर उनको पता होता है कि किस तरीके से करनी है और वो उसको अमल के अंदर लेके आते हैं। हाँ, हर किसी को ये नहीं पता कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, लेकिन हर किसी को, तकरीबन मेजोरिटियों को ये ज़रूर पता है कि कौन से प्रोसेस करके हम अपनी ब्रीड को बेहतर बना सकते हैं। तो ब्रीड को बेहतर बनाना ही जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहलाता है, जिसके अंदर आप एक चीज़ को उसके कमियों को दूर करके उसके अंदर जो नुमायां खूबियां हैं उनको उभार लेते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग का जो ये एक वसी सब्जेक्ट है इसको अपने जानवरों पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो भाइयों सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव क्वालिटीज पाई जाती हैं। किसी भी जानवर के अंदर कुछ डोमिनेंट क्वालिटीज होती हैं, कुछ रिसेसिव क्वालिटीज होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्वालिटीज क्या हैं तो ये आई बटन पे जाएं और यहाँ पर वीडियो देख लेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं परिंदे के अंदर जो डोमिनेंट हैं और कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो रिसेसिव हैं, तो आपने बेसिक काम ये करना है कि कोई भी जानवर जो है ना वो बीमार नहीं पैदा होता। ठीक है ना। बीमार नहीं पैदा होने से मुराद ये है कि आप किसी भी जानवर को ये नहीं कह सकते कि यार ये जानवर बीमारियां लेके पैदा हुआ। आपकी अपनी गफलतों की वजह से जो है ना वो जानवर बीमारी के अंदर जाते हैं, और बीमार जानवरों की क्रॉसिंग से आपको जो है ना वो डिफरेंट किस्म के आगे फर्दर जो जानवर जो है ना वो बीमार देखने को मिलते हैं। हालांकि आप अगर चाहें आप यही न्यूजीलैंड में चले जाएं। हमारे तो यहाँ पर लोग यही डरते रहते हैं कि यार अल्लाह ताला अजाब ना नाजिल कर दे, मर ना जाएं। अगर आप न्यूजीलैंड में जाएं और आप मंगोलिया में जाएं तो ये ऐसे दो कंट्रीज हैं जहाँ पर भेड़ों की तादाद, बकरियों की तादाद इंसानों से कहीं ज़्यादा, यानी कि एक इंसान के मुकाबले में वहाँ पर 3 भेड़ें हैं, और मंगोलिया के अंदर एक इंसान के मुकाबले में 2 भेड़ें हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सच्ची नीयत और दिल के साथ करें और जेनेटिकल इंजीनियरिंग की ये एक फार्मूले को अपने जानवरों के अंदर पुट करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आपके जानवर बेहतर हो सकते हैं। अब रिसेसिव और डोमिनेंट की बात करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीप है जिसके मुंह पे काला धब्बा है और उसका पूरा जिस्म सफेद है, और दूसरे नंबर पे आपके पास एक शीप है जो बिल्कुल टोटली सफेद है। अब आपको ये पता कराने के लिए बेसिकली मैंने आपको कह दिया ना कि रिसेसिव क्वालिटी है, क्योंकि चूंकि थोड़ी सी दिख रही है। ठीक है। लेकिन जब आप उनको दोनों को ब्रीड करवाते हैं, हो सकता है आपके पास जो बच्चे हैं उनके मुंह पे भी धब्बे हो, तो वो चूंकि डोमिनेंट क्वालिटी थी इस वजह से वो मुंह पे धब्बे आ गए। ठीक है। अगर वो रिसेसिव क्वालिटी होती, उसके मुंह पे काला धब्बा होना, तो उनके बच्चों में वो क्वालिटीज ना आती, दोनों में से सफेद कलर जो है वो उठता और उनके जिस्म पर आ जाता। ठीक है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्वालिटी का
फर्क होता है। अब इसके हवाले से अगर मैं आपको तोतों के हवाले से बताऊं कि तोतों के अंदर जो है ना वो ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, ब्लैक शोल्डर जो है वो ब्लैक विंग, और पीछे बैक भी उनकी ब्लैक होती है। आजकल तो फुल ब्लैक बजीज आ रहे हैं। उसकी भी बनाने का तरीका जो है ना मैंने बताया हुआ है, आई बटन के ऊपर आप जाके क्लिक करें और वो बना सकते। तो अब जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने केयरफुली सिलेक्ट करने होते हैं कि आपके पास कौन से जानवर हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं भैंसों की बात करता हूं तो एक तरफ एक नीली भैंस थी और एक तरफ एक रावी भैंस थी, ठीक है। नीली भैंस की ये क्वालिटी हुआ करती थी कि वो दूध ज्यादा देती थी, ठीक है, वो दूध ज्यादा देती थी, लेकिन उसका जिस्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसपे गोश्त जमा हो सके, ठीक है। और रावी भैंस ये थी कि बहुत ज्यादा वजन गेन कर लेती थी लेकिन इसके दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब इनके अंदर जो है वो डोमिनेंट क्वालिटीज ये हैं कि एक दूध ज्यादा अच्छी देती है, एक का जिस्म ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब जिस बंदे ने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो इसके बाद इनके जानवरों में से बच्चे निकले नीली रावी के, यानी कि 50% ब्लड नीली का था, 50% ब्लड जो है वो रावी का था। अब दो चीजें हो सकती हैं। बाज औकात रिसेसिव क्वालिटी भी जो है वो डोमिनेंट बन के सामने आ सकती है। कैसे? जैसे आपके पास दो बच्चे निकले, सपोज कर लेते हैं, एक बच्चे ने दूध पैदा करने की भी क्वालिटी ले ली और ज्यादा गोश्त गेन करने की भी क्वालिटी ले ली। दूसरे बच्चे ने क्या किया, कम दूध गेन करने की क्वालिटी ले ली और कम वजन करने की क्वालिटी ले ली। तो फिर आप किस बच्चे की सिलेक्शन करेंगे? ऑब्वियसली आप ऐसे बच्चे की सिलेक्शन करेंगे जिसने दोनों क्वालिटीज जो है ना अच्छी वाली अपने माँ बाप से ली हैं, और उस जानवर को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर ना नीचे ज्यादा दूध है ना उसके जिस्म पे ज्यादा गोश्त है। अब हमारे मेजोरिटी लोग करते क्या हैं, उन लोगों को जज ही नहीं करना आता कि किस तरीके से वो जज करें कि यार ये इस जानवर के अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटी है या इस जानवर के अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। वो बस ये समझते हैं कि हमने इसको क्रॉस कर दिया, अब इसके अंदर दोनों की खासियत आ गई और बस अब इसके बाद हम इसके जो है ना वो आगे बच्चे लेते रहेंगे। अब ऑब्वियसली जिसके नीचे दूध ज्यादा है और जिसके नीचे जिसका वजन भी ज्यादा है अगर आप उसको मजीद तौर पर आगे ब्रीड करवाएंगे तो वो उसके अंदर से अच्छी आपको जो है ना वो जानवर देखने को मिलेंगे। जबकि दूसरे हाथ पे भी वो नीली रावी गाय ही है, नीली रावी भैंस ही है, ठीक है ना, या फिर बच्चा है, लेकिन जब आप उसको क्रॉस ब्रीड करवाएंगे वो आगे आपकी ब्रीडों का सत्यानाश फेर देगा, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे तो सही कि यार ये नीली रावी भैंस का जो है ना वो बच्चा है, लेकिन उसके अंदर से आपको सिर्फ 25% जो है ना वो कोई फायदा होगा तो निकल आएंगे, यानी कि 4 बच्चों में से वो एक बच्चा आपका अच्छा बनाएगा और 3 बच्चे आपके जो है ना वो खराब कर देगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड आपकी जो ये नीली रावी भैंस है जिसके नीचे दूध भी अच्छा है, जिसका वजन भी अच्छा है, ये 4 में से एक बच्चा खराब करेगी और 3 बच्चे आपके अच्छे देगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका टाइम भी जा रहा है, तो टाइम से आपको पता करना होता है कि यार मेरा कौन सा जानवर बेहतर है, कौन सा जानवर मेरा मुझे नुकसान देगा आने वाले वक्तों में। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी और एक्सपीरियंस से पहले आपको इंफॉर्मेशन से आएंगी। अगर आपके पास मालूमात मौजूद हो तो वो आपके एक्सपीरियंस का जो टाइम है ना वो 1/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 आपका टाइम जो है ना वो हो जाता है। यानी कि अगर आपको एक चीज समझने के लिए 100 साल चाहिए तो उसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको 25 साल चाहिए, ठीक है। और जब आप खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं और लोगों को बता सकते हैं तो फिर वही आप 1/4 दोबारा कर लें कि इतना टाइम पीरियड इंसानों को लगता है। इस वजह से आजकल जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है इतनी एडवांस कर गई है कि आप बेसिकली एनिमल्स के जेनेटिक्स उठा सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। यानी कि इसको कहने का मकसद ये है कि अगर एक आपके पास बहुत अच्छा बुल है, आप ये चाहते हैं कि इसकी सिर्फ अच्छी क्वालिटीज अगले जानवर में मुंतकिल हों, तो उसके बेसिकली स्पर्म्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है, उसकी जीन्स में जो अच्छी खसूसियात हैं सिर्फ उनको रखा जाता है, बाकियों को निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है ना वो इंजीनियरिंग की एक किस्म है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे जो लोकली जितने भी बंदे हैं उन लोगों को तो सिर्फ ये भी नहीं पता कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। आप लोग एक एक सीढ़ी माशाल्लाह से चढ़े और मैं आप लोगों को जो है ना वो साथ दूंगा, तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आप अपने जानवरों के अंदर बेहतरी कर सकते हैं। और लास्टली मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें तो हो गई ब्रीडिंग से रिलेटेड।
इन एंड आउट ब्रीडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप आई बटन जो है ना उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। और सेकंड के अंदर आपकी कंडीशंस के ऊपर मुनहसर करता है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों पहाड़ों की बकरियां जो है ना वो गर्म इलाकों में आके मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जिस्म पे बाल होते हैं। ठीक है, अब यही चीज है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक बकरी का जोड़ा है, उसने 4 बच्चे दिए। एक बच्चा आप सिंध में, एक बच्चा आप किसी पहाड़ी इलाके में, एक बच्चा पंजाब के अंदर और एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना वो छोड़ दें, तो आप ये देखेंगे उनसे आने वाले बच्चे जो होंगे आगे ब्रीड जो जो भी होंगे वो अल्टीमेटली माहौल और मौसम के हिसाब से जो है ना वो ढलना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ी वाली बकरी के बाल बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो जड़ी बूटियां भी कुछ खाएंगी, वहाँ की खुराक भी डिफरेंट है, खुराक की वजह से उसके आने वाली जो जिस्म के अंदर तब्दीलियां हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। पंजाब की तरफ जो है वो गर्मी चूंकि ज़्यादा होती है, तो उधर जो है ना उन बकरियों के आप देखेंगे कि जिस्म पे इतने ज़्यादा बाल नहीं होते। सिंध वाली साइड पे आप देखेंगे कि नॉर्मली जो बकरियां होती हैं वो ढीले ढाले जिस्म की होती हैं। ठीक है, ढीला ढाला जिस्म, अच्छे जो है ना वो दूध की मालिक, और उनके सिंग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आपको पता ही है कि किस तरह के बकरे होते हैं। तो ये आपको चेंजेस जो है ना वो थ्रू आउट देखने को मिलती हैं, हालात की वजह से, उनकी खुराक की वजह से, और उनके ऊपर अगर आप कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेडिकली भी जो है इनकी जेनेटिक्स को चेंज किया जा सकता है। उसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि जो मुर्गियों की आप खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो उसके अंदर, चिकन के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुर्गी को मदद मिलती है कि वो ज़्यादा वज़न गेन कर सके कम अर्से में। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई होगी। एक मुकम्मल तौर पे ना आपको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाहता था कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, और इसकी एक आउटलाइन आपको बताना चाहता था कि यार इन हदूद के अंदर रह के जब आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इन इन चीज़ों को आपने समझने की ज़रूरत है। बाकी मैं तमाम वीडियोस जो है ना वो पोस्ट कर चुका हूँ, आप लाजमी मेरी देखें ताकि आप लोगों को पता लग सके कि एक बेहतर जेनेटिकल इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।